Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss the topic related to municipalities, and here the particular topic is related to financing of municipal corporation, municipal council and नगर पंचायत. तो इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हम देख लें कि क्या क्या टॉपिक इसमें हमें देखना होगा. तो हमें सबसे मेनली जो चीज़ इसमें देखनी है वो है हमारा कि जो म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग का जो मैटर है वो कैसे कैसे मैटर करता है एक्चुअली म्यूनिसिपल रेगुलेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में. उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है. तो सबसे पहले आपको अच्छे से मालूम होगा कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थे आपके डील करते हैं लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड, जिसमें 73rd अमेंडमेंट 1992 का था आपका रूरल आपका जो लोकल बॉडीज थी, और 74th अमेंडमेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया 1992 में, दैट वाज रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज. अब आपको मालूम होगा कि पार्ट 9, सिर्फ जो पार्ट 9 है उसमें तो आपका पंचायत से है, जिस पंचायत के बारे में रेगुलेशंस हैं, क्या क्या उसके आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड है. 9A में कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह से आपका म्यूनसिपलिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या उसके साथ में प्रोविजन है वो सारे दिए गए. तो उसमें 18 प्रोविजन है, और आपकी जो 12th शेड्यूल है उसमें 18 फंक्शंस हैं आपके म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड. तो उसको यदि देखें तो कुछ पहले आर्टिकल हम डील करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पुट हो जाता है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, किस किस चीज़ के बारे में वहाँ पे बताया गया है. तो ये आपके सामने अभी आर्टिकल है, आप ये देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है. तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 243 से लेके ZG तक, ठीक है, ZG तक आपका म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स है जिन्हें बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़. यहाँ पे देखिए खास आर्टिकल जो है वो है आपका 243T, जहाँ पे आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है. जो जैसे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मुंबई आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ पे कुछ सीटें 5 साल में 1 साल आपका सीटें रिजर्व होती है वुमेन के लिए, फिर 5 में से 1 ईयर के लिए रिजर्व होती है आपकी ST के लिए, SC के लिए वहाँ पे. तो इस तरह से रिजर्वेशन सीटों पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड कर सकती है. तो टी जो है सीट, टी सीट ऐसे याद रख लें आप, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर्टिकल 243T में यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद में. ड्यूरेशन की बात है, ड्यूरेशन यू से है. मेंबरशिप का डिसक्वालिफिकेशन है, ये वी है, और आपको मालूम होना चाहिए मेंबरशिप का डिसक्वालिफिकेशन आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ में उसी तरह से होता है जिस तरह से आपका लेजिस्लेचर में होता है. और यहाँ पे वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है, बहुत टफ एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है. तो ये एक लूप होल बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, और जो पार्षद जो होते हैं, काउंसलर जो होते हैं, उनके कई बार वो लोग प्रॉफिट उठा जाते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि बहुत टफ होता है डिस्क्वालीफाई करना लोगों को एक बार पार्षद बनने के बाद में. तो ये आर्टिकल आपको मालूम होना चाहिए. एक है आपका फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो 243 आर्टिकल वाई से है उसका रिलेशन. अगला है आपका इलेक्शन से रिलेटेड जो है वो 243 ZA आपका मालूम होना चाहिए. एक है आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये आपका ZD है. ये आर्टिकल आप जरूर याद रखें. DPC जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये आपका 243 ZD में है. और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को आप याद रखें, ये आपका म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है, न कि आपका पंचायत से रिलेटेड. तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें. इसकी जो कमिटीज़ होंगी वो आपको 243 ZD में डील होंगी आर्टिकल से. इसके साथ में आपका इलेक्शन मैटर्स जो है वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा कोर्ट का, ये भी थोड़ा याद रखें आप. ZG से रिलेटेड ये चीज़ है. तो ये आपका फाइनेंस कमीशन है 243Y. इलेक्शन जो है वो उसके ZA है आर्टिकल जो यहाँ पे डील करता है. और रिजर्वेशन का आपको मालूम होना चाहिए, ड्यूरेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है. ये 4 आर्टिकल मेनली म्यूनसिपलिटीज़ का, ड्यूरेशन, रिजर्वेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, फाइनेंस कमीशन, और आप इसका इलेक्शंस जो है ये आपको बेसिक मालूम होना चाहिए. तो ये आर्टिकल हमारे हैं 243P से लेके 243 आर्टिकल ZG तक. इतना आपको मालूम होना चाहिए. या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ है उन दोनों में साथ साथ में, क्योंकि जहाँ पे 243B रूरल से डील करता है वहाँ पे Q आपका अर्बन से डील करता है दोनों में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है म्यूनसिपलिटीज़ का या पंचायत का. तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लें तो इसको देख लेना. मैं इसको और थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, तो अब इसको आप देख लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें. अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी है. जो पावर डिवोल्यूशन है, फाइनेंशियल पावर डिवोल्यूशन है, उसमें बहुत चैलेंजेस है. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने में हर्डल्स क्रिएट करती है. तो ये फिर से हमारा टॉपिक शुरू हुआ, और इसमें हम करंट में जो चीज़ें चल रही है उसको डील करेंगे
ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या दो तरह से पावर दी जाती है, प्रोविजंस है आपके एक्ट में। एक तो कंपलसरी प्रोविजन है और एक आपके बाइंडिंग प्रोविजन है। अब देखिए आर्टिकल्स हमने देखे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मालूम चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नगर पंचायत ये आपका कंपलसरी है कि किस तरह से होगा। म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसका ये कंपलसरी प्रोविजन है एक्ट में। रिजर्वेशन ऑफ सीट, तो आपको ये मालूम चला, टी से है रिजर्वेशन का, टी 243 आर्टिकल टी है। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमन अप टू 1/3 सीट, ये भी दिया हुआ है वहाँ पे। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, और टेन्योर ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है जो फिक्स है टेन्योर का। अब आर्टिकल मैंने आपको बताया, उससे आपको तुरंत रिकॉल हो गया होगा कि चीज़ें क्या क्या है, किस तरह से है, कौन सा पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है 9A। आर्टिकल है 243 में आपका डील होता है। 243 के 3 सेक्शन है उसमें, तीनों सेक्शन आपको मैंने बताया, पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज और आपका यूटीज जो है आगे। इसके साथ में अगला है आपका 9B आपका जो पार्ट था, मैं यूटी बोला, यूटी नहीं, 9A में आपका म्यूनसिपलिटीज़ है, 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और यहाँ पे आप देखिए टॉपिक को, इसमें जो वॉलेंट्री है ना, ये काफ़ी मायने वाली चीज़ें हैं, इनको इंपॉर्टेंस देना चाहिए लेकिन नहीं दिया जाता। जैसे कि एक चीज़ तो ये होती है कि मेंबर ऑफ जो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर की जो होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है, जो ये थोड़ा घटाना चाहिए। लोगों का पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है, ये भी एक आपका कह सकते हैं वॉलेंट्री प्रोविजन है, जो बाइंडिंग नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। टैक्स वगैरह है, ड्यूटीज़ है, टोल फी है, फाइनेंशियल पावर्स जो है इसको देने की बात होती है जब ये वॉलेंट्री होता है, कंपलसरी नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी चैलेंजेस इसमें होते हैं। अब देखिए आपको मालूम होगा कि दो तरह से फंक्शन होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, पहला है डेलिबरेटिव और दूसरा है एग्जीक्यूटिव। डेलिबरेटिव में जो लोग चुने जाएंगे, इलेक्टेड होंगे, वो डेलिब्रेशन एज ए लेजिस्लेशन की तरह काम करेंगे। और एग्जीक्यूटिव पार्ट में आपको एक पोस्ट का मालूम होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूशन को करते हैं, प्रोग्राम्स को, जो भी प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उनको इंप्लीमेंट करने का काम उन्हीं का होता है। लेकिन जो बड़ी म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है, वहाँ पे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक्चुअली वहाँ पे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का काम वहाँ पे करते हैं, हेड होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक आपको अर्बन गवर्नमेंट जो है उसके कितने टाइप होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और टेस्ट सीरीज जो होती है कोचिंग से, उसमें काफ़ी बार पूछा जाता है कितने टाइप की अर्बन गवर्नमेंट होती है। तो 8 तरह की होती है। पहला है आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरा है आपका म्यूनसिपलिटी, थर्ड है नोटिफाइड एरिया कमेटी। इनके बारे में थोड़ा सा आपका कंपोजिशन जो है उसको आप तैयार कर लें। टाउन एरिया कमेटी जिसे बोलते हैं टीएसी। कैंटोनमेंट बोर्ड है, इसका हेड जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। कैंटोनमेंट एक्ट 2006 से ये रेगुलेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये चीज़ काम करती है। एक है आपका टाउनशिप पोर्ट ट्रस्ट, सेवंथ है आपका, और ये आपका स्पेशल पर्पज एजेंसी, जो कि जैसे होता है कई बार इंडस्ट्री जब सेटअप होती है तो वहाँ पे हैबिटेशन के लिए जब चीज़ें बनाई जाती हैं वर्कर्स के लिए, तो वहाँ पे ये स्पेशल पर्पज एजेंसी को एस्टेब्लिश किया जाता है, और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मैनेज की जाती हैं। तो ये 8 तरह की हुई। प्रॉब्लम्स में आप बात करेंगे तभी हमें टॉपिक की शुरुआत करनी होगी, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो हम टॉपिक को देखेंगे। फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम है वो सबसे मेजर है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का चैलेंज सबसे ज़्यादा रहता है। सेकंड है इलेक्शन एक्सपेंसेस, और जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है वो बेटर रेगुलेटेड होना चाहिए, बट ये रेगुलेट अच्छे से नहीं होता है। इसके अलावा लोकल ऑटोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत ही मतलब लिमिटेड होती है। फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लैक ऑफ फाइनेंसिस होता है। इसके अलावा लोकल बॉडी जो है क्रिएट होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इनको डिसॉल्व कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर। आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली मोरबी जो ब्रिज कोलैप्स जब हुआ था, तो उसमें अभी लास्ट मंथ मैंने देखा था कि अभी तक जो अर्बन लोकल बॉडी जो थी मोरबी की, उसको कहते हैं कि डिसॉल्व नहीं किया गया अभी तक, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस पर प्रेशर था कि उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, फिर से इलेक्शन हो, और उसको जो है उसके एग्जीक्यूटिव हेड जो थे उनको चेंज किया जाए। तो इससे आप याद रखिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व कर सकती है उनको। इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये, और इसके साथ में लैक ऑफ कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी। आपको मालूम होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी जिसे बोलते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत कम है। और आपको मालूम होगा कि एक चार्ट में आपको शेयर करूंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है वो बहुत ही कम है। टोटल आपका जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंटर स्टेट को जितना कह सकते हैं कि फाइनेंस जितना मिलता है, सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ को मिला के भी
यदि उनको शामिल किया जाए, सबको जोड़ा जाए, तो स्टेट और सेंटर दोनों से भी कम बैठता है। इसके अलावा प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी अभाव है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये परेशानियां हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो ये पॉइंट आपको याद रहे तो बहुत बेहतर है। शेड्यूल 12 के टॉपिक भी मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ से देखा था इनको, ये रहा 18 आपके टॉपिक है लिस्ट में। देखिए क्या क्या है। रेगुलेशन है लैंड यूज़ का, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड बिल्डिंग्स का। आपको मालूम होना चाहिए कि एक वैकेंट लैंड टैक्स एक फॉर्म होता है टैक्सेशन का, जिसको बोलते हैं वीएलटी होता है, जिसमें लोगों की लैंड यदि वैकेंट है तो उन पे भी गवर्नमेंट जो है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या आपका अर्बन लोकल बॉडीज है, वो टैक्स लगा सकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि लैंड यूज़ का रेगुलेशंस भी 12 शेड्यूल के अंदर आता है। अर्बन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की प्लानिंग है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन है, ये भी एक प्रोग्राम होता है, ये भी एक काम होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का। वाटर सप्लाई है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पज़ की। फायर सर्विसेज है, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन है, और आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए या पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जरूर इंक्लूड कर लें कि अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनकी 12th शेड्यूल जो है वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन की हुई है। स्लम इंप्रूवमेंट है, अपग्रेडेशन है, अर्बन फॉरेस्ट्री है, प्रोटेक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिजेज है। इसके अलावा अर्बन एमिनिटीज़ की प्रोविजन है। इसके अलावा पार्क, गार्डन, प्लेग्राउंड फैसिलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं। कल्चरल, एजुकेशनल एंड एस्थेटिक आपके एस्पेक्ट है, उनको भी प्रमोट करना भी अर्बन लोकल बॉडीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लास्ट में ये आप देख लें, कैटल पॉन्ड और क्रुएल्टी टू एनिमल्स है, इसको प्रिवेंशन आपका डीपीएसपी में भी है और 12th शेड्यूल जो है उसमें भी मेंशन है। इसके अलावा आपका टेनरीज जो है, ये आपका जो कानपुर है वहाँ पे ये मैटर हुआ था कि जो वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनके अंदर ये प्रोविजन था, जबकि आपका जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे था कि टेनरीज को बंद किया जाए, तो वहाँ पे वो मैटर हुआ था, तो इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। और 18th आपका वाइटल स्टैटिस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये भी आपका अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर आता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो ये 18 टॉपिक्स हुए आपके, जो आपका शेड्यूल है 12, जो अर्बन लोकल बॉडी से डील करता है। ये बेसिक हुआ। अब हम टॉपिक पे चलते हैं, जो मेन अपना टॉपिक है म्यूनसिपल फाइनेंसिंग का। अब आपको पता चल गया कि चीज़ें कहाँ पे कैसे चल रही हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जो वर्ड है जो आपको आंसर में लिखने हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। 3 तरह से आपका पावर का डिवोल्यूशन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। लोकल में 2 है आपका, पंचायत और अर्बन, आपको ये मालूम ही है। किस तरह से फाइनेंसेस जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स डिवोल्यूशन करती है। फाइनेंस कमीशन जो है 15th, उसने भी रिकमेंडेशन दी थी 2025-26 तक के लिए। फाइनेंस कमीशन की अदर ग्रांट्स भी होती हैं और स्कीम रिलेटेड ग्रांट है। ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से मनी प्रोवाइड करती है, बजट प्रोवाइड करती है लोकल बॉडीज़ के लिए। स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी चीज़ें करती है, जैसे टोल है, टैक्सेस है, ड्यूटीज़ है, फीस है, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लोकल बॉडीज़ के बिहाफ पे, और उनको फिर वो चीज़ बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी वापस कर देती है। इसके अलावा ग्रांट और लोन है, ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज और आपका इंटरनल सोर्सेज जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंस इकट्ठा करने में, मनी इकट्ठा करने में, ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके अर्बन लोकल बॉडीज़ का। तो इंटरनल में देखिए टैक्सेशन सबसे बड़ा है। दूसरे नॉन टैक्स में आपका रेंट है और अदर फीस वगैरह जो लगाते हैं वो चलता है। एक्सटर्नल की बात करें तो वहाँ पे ग्रांट और लोन जो है, जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, कैपिटल मार्केट है, डोनर्स है, डोनर एजेंसीज है, ये सब लोग जो लोन वगैरह इनसे लिए जाते हैं या ग्रांट्स इनसे लिए जाते हैं, तो ये आपके एक्सटर्नल सोर्सेज की तरह काम करते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आरबीआई ने अभी रिलीज किया है म्युनिसिपल फाइनेंसिंग के ऊपर रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट ऐसी है कि एक फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है म्युनिसिपल फाइनेंसिंग का, जिसमें काफ़ी सारी म्यूनसिपलिटीज़ जो है उनको इसमें शामिल किया गया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी शामिल इसमें किया गया है। और यहाँ पे देखिए, इसमें आपको मालूम होना चाहिए जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें सजेशंस जरूर होती है, और सजेशन आपकी फ्यूचरिस्टिक होती है, तो उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव वेज है, वो भी सजेस्ट किए जाते हैं। ये हमने ये चीज़ देख ली है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा एक्ट है, कौन सा शेड्यूल है, ये सब चीज़ हमने देखा। और इसमें देखें कि म्यूनसिपल फाइनेंस जो है इसका ओवरव्यू क्या है इंडिया में, तो देखिए कंबाइंड बजट साइज जो है आपका वो बहुत कम है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से। इसके अलावा डिस्टिंक्ट राइज जो है म्यूनसिपल रेवेन्यू में इंडिया में, वो इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक बहुत माइन्यूट सा हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसके अलावा आपका कंपोजिशन जो है म्यूनसिपल रेवेन्यू का इंडिया में, वो बहुत कम चेंज हुआ है। और ये सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू आपको मालूम होना चाहिए कि 1947 से अब तक माइन्यूट सा आपका डिस्टिंक्ट राइज हुआ है, माइन्यूट सा चेंज हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन में। अब नीड की क्या जरूरत है, नीड मतलब
फाइनेंस सिस्टम को रोबस्ट बनाने की क्या जरूरत है, क्या नीड है, तो ये आपको मालूम होगा। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीड से हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन के लिए आपको फाइनेंसिस चाहिए, और आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करनी है। आपने अभी देखा 12th शेड्यूल में 18 आपके जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसपे लोकल बॉडीज़ जो है वो वर्क करेंगी, तो उनके लिए आपको फाइनेंसिस चाहिए। तो अर्बनाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा फाइनेंस की नीड में। इसके अलावा एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो अभी देखा हमने टॉपिक में, क्या क्या एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी एक चीज़ होती है, जिसमें ऑटोनॉमी होगी तो आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है, आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छे से वर्क कर सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में भी काम किया जा सकता है। लेकिन अब बात यह है कि इतना सब हमें ज़रूरत है, तो वीकर जो फाइनेंशियल जो आपका है उसके रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि हमारे पास में एक तो डेटा की अवेलेबिलिटी कम है, डेटा गैप है, हमारे पास में बैलेंस शीट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, कैश अकाउंटिंग सिस्टम अभी तक चला हुआ है, लॉ जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के, म्यूनसिपलिटीज़ के जो आपके लॉज हैं, उनके जो कानून है वो प्रिस्क्राइब नहीं करते कि किस तरह का एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। अलग अलग तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, तो वहाँ पे इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा बनी होती है, लीगल हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा टैक्स रिजीम है, मतलब पहले जो जीएसटी से पहले का जो रिजीम था वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ पे काफ़ी उनके पास में टैक्स कलेक्ट करने का उसके पास उनके पास जरिया होता था। लेकिन वो अब जो टैक्सेस है पहले के जो तरीके थे वो अब जीएसटी में आपके सब्स्यूम हो गए, तो उससे भी थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन जो है, फाइनेंशियल जो पावर है, ऑटोनॉमी है, वो थोड़ी सी घट गई है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो जो ओवरऑल मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फुल पावर दे देती है स्टेट फाइनेंस कमीशन को, कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ही सब प्रिंसिपल बनाएगा। मतलब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, या फिर जिसे मैं सीधा कहूँ अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उनको कम पावर दी गई है, और मेजर पावर जो है प्रिंसिपल बनाने की, मतलब जो कानून एक्चुअल बनाएगा फाइनेंसिंग के लिए वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ही बनाएगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है इनके काम करने के तरीके में। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट जो है बहुत ही कमज़ोर स्टेज में है, नेसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, और सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ से ये बहुत कम लोन इश्यू करवा पाते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल आपकी बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनफिशियंट है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, और एलोकेशन और ट्रांसफ़र जो है ग्रांट की, इनमें बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब एलोकेट तो कर दिया जाता है कि जैसे 20 करोड़ एलोकेट कर दिया किसी पर्टिकुलर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, और जो ट्रांसफ़र हुआ वो 2 करोड़ ही हुआ, तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी 15 फिनांस कमीशन का ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसको जरूर लिख लें आप, कि 4.36 मतलब 4.5 लाख करोड़ के आसपास ग्रांट दी गई है लोकल बॉडीज़ को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए, और ये लार्जेस्ट शेयर है ग्रांट्स का टू बी असाइंड फॉर लोकल बॉडीज़। तो ये आप याद रखिए, डेटा बहुत काम आएगा आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.5 लाख करोड़ ग्रांट 5 साल के लिए है ये। इसके अलावा आपको कुछ और वर्ड अच्छे से लिख सकते हैं आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, इसने भी कुछ गाइडलाइन दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने भी कुछ क्रेडिट रेटिंग जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की, इनको इंक्लूड किया है एजेंडा में। आपकी स्मार्ट सिटीज़ जो प्रोग्राम चल रहा है, अमृत प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे भी। और ये कुछ डेटा है, इसको जो आप छोड़ दें। आगे बात करें कि स्टेप जो नीडेड है स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ को म्यूनसिपलिटीज़ की, वो क्या क्या है। अब देखिए इश्यूज हमने देखे और नीड हमें देखा, तो हमें पता चलेगा कि स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि कैपिटल मार्केट को टैप किया जा सकता है स्पेशल पर्पस व्हीकल के तरीके से, या स्टेट पूल्ड फाइनेंस इंटिटीज़ को क्रिएट करके फाइनेंसिंग अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। पूल फाइनेंसिंग की जा सकती है कि इसमें पूल्ड फाइनेंसिंग का मतलब है काफ़ी सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं या म्यूनसिपल आपका काउंसिल है, वो एक साथ आए, अपनी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, या फिर उनके पास में लैंड है, जो भी तरीके हैं उनके पास में फाइनेंस अवेलेबिलिटी के, उनको एक साथ में जनरेट किया जाए, उसके बॉन्ड क्रिएट किया जाए। तो ये शुरू में तो काफ़ी हाई इनकी रेट होती है, ठीक है, लेकिन ये यदि पूल किया जाए काफ़ी सारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को, काफ़ी को मिलाया जाए, तो उससे थोड़ा हेल्प हो सकता है फाइनेंसिंग में। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग है, ये भी काफ़ी हेल्प करती है, ये इंडिपेंडेंट आपको क्रेडिट असेसमेंट आपको दे सकती है लोकल बॉडीज़ के लिए। लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग है, ये जरूर वर्ड याद रखें आप। वैकेंट लैंड टैक्स ये लगाया जा सकता है। टू पार्ट प्रॉपर्टी टैक्स आपका है, ये टू पार्ट प्रॉपर्टी टैक्स, जिसमें आपका हायर रेट होगी लैंड की देन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से ज़्यादा आपका लैंड का जो आपका रेट होगा, तो ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाए जा सकते हैं। शेयरिंग आपका स्टाम्प ड्यूटी का, जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट शेयर कर सकती है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, ये सजेशंस आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप डीआईएफ जो है, लैंड मोनेटाइजेशन है, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे यूज की जा सकती है। डीआईएफ का मतलब आपका डेवलपमेंट इम्पैक्ट फीस है। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है,
डिजिटाइजेशन की जरूरत है। और ये लास्ट की लाइन है ना, ये तो आप जरूर याद रखें कि पोटेंशियल ऑफ ए वेब बेस्ड ई गवर्नेंस सिस्टम नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोरेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है वेब बेस्ड ई गवर्नेंस सिस्टम के पोटेंशियल को। इसके अलावा हमें इफ़िशियंसीज को इन्हेंस करने के लिए इंटरेक्टिव बनाने की जरूरत है। इंटरेक्टिव यदि आपके पास में सिस्टम्स होंगे गवर्नेंस के तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी में। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, वो ही इंश्योर कर सकता है ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन और मोर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिजिटलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, इसके अलावा पूल फाइनेंसिंग है, टैपिंग कैपिटल मार्केट है। ये सारी स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं म्यूनसिपल बॉडीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। 4.5 लाख करोड़ का डेटा याद रखें। और इसके अलावा ये कुछ कंट्रीज़ देख लें, जैसे आपका ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील में आपका अदर जनरल गवर्नमेंट की ग्रांट है वो बहुत ज़्यादा होती है बजाय टैक्स के और नॉन टैक्स के। और आपका एक है चाइना, चाइना में आपका टैक्सेस जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा प्रोवाइड किए गए कि वो लगा सकती है। सबसे ज़्यादा इन जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलपिंग नहीं मतलब ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है उसका डेटा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका है, इसमें आपका नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है अर्बन लोकल बॉडीज़ का वो सबसे ज़्यादा है इन 4 कंट्रीज से। जबकि इंडिया का देखिए आप, इंडिया का सबसे ज़्यादा है आपका अदर ग्रांट जो है वो। रेड में आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है, और जबकि आपका टैक्स रेवेन्यू ब्लू कलर में है आपका, और अदर ग्रांट जो है ये लगभग बराबर से ही है आपस में। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रखें। तो ये अपना टॉपिक हुआ। इसके साथ ही यदि कभी दोबारा टॉपिक आएगा तो हम पंचायती राज सिस्टम जो है उसको भी ठीक से ढंग से उसको तैयार कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपका 11th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल है, ये इसमें 12th अपने कवर कर लिया है, 11th को हम बाद में भी कवर कर लेंगे। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्वेश्चन जरूर आता है अर्बन लोकल बॉडीज़ पे, स्ट्रेंथनिंग की क्या ज़रूरत है, सब चीज़ आपको मालूम होती है, रीजन्स क्या क्या है, किस तरह से होती है वो सब मालूम है। लेकिन आपको यदि पता चल जाए ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को, यदि आप वहाँ पे अच्छे से डाल सके तो आपका आंसर जो है वो बेहतर हो सकता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों से डिस्कस करें, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। 8 तरह के अर्बन लोकल बॉडीज जो मैंने बताई उनको ठीक से कर लें, क्योंकि आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे कि पोर्ट ट्रस्ट का हेड कौन होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ऐसी सारी चीज़ आपको देखने को वहाँ पे मिलती है।